हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ और ये क्वेश्चंस आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, सेंटर फॉरवर्ड शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, सेंटर फॉरवर्ड शब्दावली संबंधित है हॉकी से। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, एशिया हॉकी कप 2022 की अगर हम बात करें तो हॉकी एशिया कप 2022 टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीतकर महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। और देखिए, हॉकी से संबंधित शब्दावलियों की अगर हम बात करते हैं तो बैक स्टिक, बुली, कैरी, सेंटर फॉरवर्ड, कॉर्नर, ड्रिबल, फ्लिक, फ्री हिट, गोल लाइन, हाफवे लाइन, शॉर्ट कॉर्नर, ट्रैकल, ट्राई ब्रेकर, ये सभी शब्दावलियां हॉकी से संबंधित हैं। और हॉकी से संबंधित ट्रॉफियां हैं रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, बैटन कप, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप, सिंधिया गोल्ड कप, ये सभी हॉकी से संबंधित ट्रॉफियां हैं। इनको भी आप ध्यान रखेंगे, आयोग द्वारा पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए, अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, श्रेष्ठ का शुभारंभ अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए किया गया है और अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसमें कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख तक है और वे विद्यार्थी जो कि पढ़ने में भी अच्छे हैं, इन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्यों ने वर्ष 1987 ईस्वी में तंबाकू महामारी और इससे होने वाली रोकथाम, मृत्यु और बीमारी पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस बनाया और वर्ष 1988 ईस्वी में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। और इसके अलावा 7 अप्रैल 1988 को एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व धूम्रपान निषेध दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व निवेश रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो देखिए, विश्व निवेश रिपोर्ट का जो प्रकाशन है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है UNCTAD के द्वारा। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, UNCTAD इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी की जाती है विश्व निवेश रिपोर्ट और इसकी स्थापना वर्ष 1964 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जेनेवा में। ध्यान रखेंगे, UNCTAD का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पहली निवेश रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया था। पहली निवेश रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष 1991 ईस्वी में किया गया था।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो देखिए एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इसको ध्यान रखेंगे। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक रूप से यह जावा के उत्तर में, सुलावेसी से पश्चिम में और सुमात्रा से पूर्व में स्थित है और यह इंडोनेशिया, मलेशिया एवं ब्रुनेई देशों में बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोंग नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोंग नदी की सहायक नदी है वाल्दी नदी, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए सोंग नदी दून घाटी की प्रमुख नदी है, इसको ध्यान रखेंगे। दून घाटी की प्रमुख नदी है सोंग नदी, इसको ध्यान रखेंगे। सोंग नदी जो है ये दून घाटी की प्रमुख नदी है। सिसवा एवं वाल्दी नदी सोंग की सहायक नदी है। सिसवा और इसके अलावा वाल्दी नदी, सिसवा और वाल्दी सोंग नदी की सहायक नदियां हैं और रायवाला के पास गंगा नदी में सोंग नदी मिलती है और सहस्त्रधारा देहरादून वाल्दी नदी के तट पर स्थित है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, आदिगुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में कितने मठों की स्थापना की। आदिगुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की थी, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आदिगुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की और ये 4 मठ कौन कौन से हैं। देखिए पहला मठ है ज्योतिर्मठ, पहला मठ है ज्योतिर्मठ, दूसरा है पुरी, तीसरा है आपका श्रृंगेरी और चौथा मठ है द्वारिका। तो इन 4 मठों की स्थापना की थी आदिगुरु शंकराचार्य ने और आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था। केरल में, केरल राज्य में इनका जन्म हुआ था। केरल के कल्लाड़ी में इनका जन्म हुआ था और ये अद्वैतवाद के दार्शनिक थे। आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में केदारनाथ में अपना देह त्याग दिया था और उस समय उनकी आयु मात्र 32 वर्ष की थी। और आदिगुरु शंकराचार्य के गुरु कौन थे ये भी पूछा जा सकता है। तो गुरु कौन थे इनके, गोविंद स्वामी जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रागैतिहासिक स्थल बनकोट में ताम्र आकृतियों की खोज कब हुई। तो देखिए प्रागैतिहासिक स्थल बनकोट में ताम्र आकृतियों की खोज की गई थी वर्ष 1989 ईस्वी में, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रागैतिहासिक स्थल बनकोट ये किस जिले में स्थित है, पिथौरागढ़ जिले में। बनकोट आपका पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और यहाँ से लगभग 8 ताम्र मानवाकृतियां प्राप्त हुई है और बनकोट ताम्रपत्र को अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ का अंबेडकर किसे कहा जाता है। देखिए पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है मुंशी हरिप्रसाद को, ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए मुंशी हरिप्रसाद टमटा एक दलित सुधारक थे और दलितों को वर्ष 1911 ईस्वी में, दलितों को वर्ष 1911 ईस्वी में शिल्पकार नाम दिलाने में इनका प्रमुख योगदान रहा। और देखिए कुमाऊं में वर्ष 1905 ईस्वी में टमटा सुधार सभा का गठन हुआ था और हरिप्रसाद टमटा वर्ष 1945 ईस्वी से वर्ष 1952 ईस्वी तक अल्मोड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर भी रहे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रबदनी मंदिर पशु बलि प्रथा को कब समाप्त किया। तो देखिए चंद्रबदनी मंदिर ने पशु बलि प्रथा को कब समाप्त किया ये बताना है। तो चंद्रबदनी मंदिर ने पशु बलि प्रथा को समाप्त किया वर्ष 1969 ईस्वी में, ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा वर्ष 1969 में समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है, स्वामी मनमंथन को। स्वामी मनमंथन को पशु बलि प्रथा को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है चंद्रबदनी मंदिर में। और चंद्रबदनी मंदिर टिहरी जनपद में चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनपद याद रखेंगे टिहरी
जनपद के चंद्रकूट नामक पर्वत पर स्थित है चंद्रबदनी मंदिर, और स्कंद पुराण में इस मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया है महायान संप्रदाय के द्वारा। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात कुषाण काल में महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। किस काल में भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद करना है कि कुषाण काल में। कुषाण काल में महायान संप्रदाय द्वारा चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया। और देखिए, गांधार कला की विषय वस्तु तथा शैली यूनानी रोमन थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांधार कला की विषय वस्तु तथा शैली क्या थी? यूनानी रोमन। यूनानी रोमन थी, और इसलिए गांधार शैली को ग्रीक रोमन या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुषों दोनों का नृत्य है? तो देखिए, स्त्री और पुरुषों दोनों का नृत्य है, इनमें से गैर नृत्य। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, गैर जो नृत्य है ये किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान राज्य में। गैर नृत्य राजस्थान राज्य के ग्रामीण इलाकों में किया जाता है, और पाली के ग्रामीण इलाकों में फाल्गुन लगते ही गैर नृत्य शुरू हो जाता है। वहीं यह नृत्य डंका पंचमी से भी शुरू होता है, और फाल्गुन के पूरे महीने रात में चौहटों पर ढोल और चंग की थाप पर यह नृत्य किया जाता है। और गैर नृत्य करने वालों को क्या कहा जाता है? गैरिया। जो लोग गैर नृत्य करते हैं उन्हें गैरिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य में जलागम विकास योजना का संचालन किया जाता है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में जलागम विकास योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, ये बताना है। देखिए, उत्तराखंड राज्य के 7 जनपदों में, उत्तराखंड राज्य के 7 जनपदों में जलागम विकास परियोजना, यानी कि इन शॉर्ट इसको क्या बोला जाता है? ग्राम्या बोला जाता है। तो उत्तराखंड राज्य के 7 जनपदों में ग्राम्या परियोजना संचालित है, और इसका संचालन विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और विश्व बैंक का ही अन्य नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। तो इसको याद रखना है, विश्व बैंक का अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। तो विश्व बैंक के द्वारा इस परियोजना को संचालित किया गया है। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को डेली क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे डिटेल में समझाया जा रहा है, और एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल कर आ रहे हैं। तो आप सभी लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी श्रेणी आती है? तो देखिए, राज्य में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली श्रेणी है जैक्सा श्रेणी। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, ट्रांस हिमालय किसे कहा जाता है? ट्रांस हिमालय उसे कहते हैं जिसका उद्भव हिमालय से पहले हुआ है, और ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय या टैथिस हिमालय भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे तिब्बती हिमालय, तिब्बती हिमालय या फिर टैथिस हिमालय भी कहा जाता है। तो तिब्बती या टैथिस नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको माइंड में रखना है कि टैथिस हिमालय या तिब्बती हिमालय ट्रांस हिमालय को ही कहा जाता है, और राज्य में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जैक्सा श्रेणी आती है। और उत्तराखंड के माणा, नीति, किंगरी बिंगरी तथा लिपुलेख दर्रे ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और देखिए, दूधातोली और द्रोणगिरी, दूधातोली व द्रोणगिरी ये मध्य हिमालय की श्रेणियां हैं, इसको ध्यान रखेंगे। दूधातोली और द्रोणगिरी ये मध्य हिमालय की श्रेणियां हैं, और मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 1800 से लेकर 3000 मीटर तक मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई है। और
शिवालिक की बात करें तो शिवालिक हिमालय की नवीनतम श्रेणी है और इसका प्राचीन नाम क्या था? मैनाक पर्वत। शिवालिक का प्राचीन नाम था मैनाक पर्वत। तो सभी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लवराज सिंह धर्मसत्तू का संबंध किस जनपद से है? तो देखिए लवराज सिंह धर्मसत्तू, इनका संबंध बताना है किस जनपद से है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद से। पिथौरागढ़ से इनका संबंध है। लवराज सिंह धर्मसत्तू एक पर्वतारोही हैं जो कि पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं और इन्हें वर्ष 2014 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और ये लगातार 7 बार एवरेस्ट फतह करने वाले राज्य के एकमात्र पर्वतारोही हैं और वर्ष 2003 में इन्हें तेन सिंह नार्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य में यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो देखिए राज्य में यमुना नदी की लंबाई है 136 किलोमीटर। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए यमुना नदी महान हिमालय के बंदरपुच पर्वत के यमुनोत्री कांठा हिमनद से निकलती है। यमुनोत्री कांठा हिमनद से यह नदी निकलती है जिसे कालिंदी भी कहा जाता है। इस नदी को कालिंदी भी कहा जाता है और यमुना नदी की लंबाई राज्य में 136 किलोमीटर है, जबकि इलाहाबाद तक इसकी लंबाई की बात करें तो इलाहाबाद तक इसकी लंबाई कितनी है? 1384 किलोमीटर। तो कुछ बुक्स में 1385 भी दिया है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट लगाइएगा। और इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? टोंस। ध्यान दीजिएगा, टोंस यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है और देहरादून के धालीपुर में यमुना नदी राज्य से बाहर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो देखिए हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है नंदा राजजात यात्रा को। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए नंदा राजजात यात्रा 280 किलोमीटर की पद यात्रा है, यानी कि 280 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा है जो कि 19 से 20 दिन में पूरी होती है। और नंदा राजजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और यह विश्व की अनोखी पद यात्रा है जो कि 12 वर्षों में एक बार होती है। और यह यात्रा चमोली के कासवा गांव से होमकुंड तक जाती है। कहां से कहां तक ये यात्रा होती है, इसको भी ध्यान में रखना है। और इस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाखा मंडल से प्राप्त खंडित अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो देखिए लाखा मंडल से प्राप्त जो खंडित अभिलेख है ये संबंधित है छगलेस वंश से। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए लाखा मंडल से प्राप्त जो खंडित अभिलेख है इनमें 7 राजाओं के नाम मिलते हैं और इन अभिलेखों में पहला नाम है नरपति जयदास का। ये आपको याद रखना है, इन अभिलेखों में पहला नाम है नरपति जयदास का। और बात करें गोत्री वंश की तो गोत्री वंश का कालसी प्रदेश के आसपास राज्य था और इस वंश का प्रतापी शासक कौन था? गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक था शीलवर्मन। शीलवर्मन गोत्री वंश का प्रतापी शासक था। और यदु वंश का संस्थापक कौन था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यदु वंश का संस्थापक था सेनवर्मन। इस पॉइंट को याद रखें। और मौखरी वंश का अंतिम राजा था कौन? ग्रहवर्मा। ये मौखरी वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहू निम्न में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो देखिए बिहू की बात करें तो ये किसका लोकप्रिय उत्सव है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बिहू जो है ये लोकप्रिय उत्सव है किसका? असम राज्य का। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बिहू असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। देखिए बिहू असम के 3 अलग अलग सांस्कृतिक उत्सवों में से एक समूह को दर्शाता है। बिहू असम के 3 अलग अलग सांस्कृतिक उत्सवों के एक समूह को दर्शाता है और दुनिया भर के असमी प्रवासी इसे धूमधाम से मनाते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देखिए सालार जंग संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है?
ये स्थित है आपके हैदराबाद में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सालार जंग संग्रहालय तेलंगाना राज्य की राजधानी, तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में किस नदी के दक्षिण तट पर, मूसा नदी के दक्षिण तट पर दार उल शिफा में स्थित एक कला संग्रहालय है और यह भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। भारत के 3 प्रमुख राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है आपका सालार जंग संग्रहालय। तो यह हैदराबाद शहर के पुराने शहर जैसे कि चार मीनार, मक्का मस्जिद आदि महत्वपूर्ण स्मारकों के करीब है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1951 ईस्वी में सालार जंग संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।